हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ट्राइंग टू ग्रो नॉवल का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट टू में हमने लास्ट चीज़ ये डिस्कस करी थी कि ब्रिट और जेरी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और जेरी की मदर भी होती है और उसको एक फर्स्ट एडिशन बुक भी देती है जिसका नाम होता है हाउस मैन्स लास्ट पोम्स। अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो ब्रिट के फादर के डेथ के कुछ टाइम बाद सेरा जो है यानी ब्रिट की मदर जो है उसके लिए एक हेल्पर लेके आती है जिसका नाम होता है एस्मेरो। और इसका काम है कि ये पूरे टाइम ब्रिट के साथ रहे, सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त ये उसी के साथ रहे। तो एक बार जब ये लाइब्रेरी जाता है और ये कहता है एस्मेरो को कि वो 2 घंटे बाद आए उसे लेने, ठीक है। लेकिन टाइम बीत जाता है, 2 घंटा पूरा हो जाता है, लेकिन ये एस्मेरो जो है ये नहीं आता। और ब्रिट जो है ये बहुत ज़्यादा डिज़ी फील करने लग जाता है भूख की वजह से, क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं होता है और वो वहीं पे अटक जाता है, वहीं पे स्टक हो जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली एमी जो है वो आके उसकी मदद करती है, उसको हेल्प करती है और उसे घर लेके जाती है। और जाते वक्त रास्ते में ये दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं जो कि एक स्पार्क को क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। स्पार्क का मतलब होता है उनकी जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के साथ शेयर होती है। और ब्रिट के घर पहुंचने के बाद ब्रिट इज़ अटैक्ड बाय हिज हेल्पर यानी एस्मेरो जो है उसको मार देता है क्योंकि वो ड्रंक होता है। और कैसे न कैसे ब्रिट जो है उसको आउट पावर कर देता है, मतलब उसको हरा देता है, मतलब उससे बच जाता है। वो जो अटैक करता है उसके ऊपर उस चीज़ से ये बच जाता है कैसे न कैसे। और इस इंसिडेंट के बाद साइरस जो है वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है। तो फिर एक दिन जब ये डिनर करके वापस आ रहा होता है एमी और साइरस के साथ, तो ब्रिट जो है वो रियलाइज़ करता है कि वो फीलिंग्स डेवलप करने लगा एमी के लिए, यानी उसको जो एमी है वो पसंद आने लगी और वो किस तरीके से उसकी खूबसूरती को एडमायर करता है। हालांकि अभी तक उसने उसके चेहरे को अच्छे से देखा भी नहीं है, लेकिन वो किस चीज़ को एडमायर करता है, उसकी जो खूबसूरती है, लेकिन उसकी इनर ब्यूटी को, अंदर की जो खूबसूरती है उसको, यानी उसका जो बिहेवियर है उन सारी चीज़ों को ये पसंद करता है। और यही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा घबराहट में डाल देती है क्योंकि वो सोचता है कि ये लड़की यानी एमी जो है ये कुछ टाइम बाद मेरे पड़ोसी की वाइफ बनेगी। पड़ोस में कौन रहता है? डिफार्ज। और डिफार्ज के कज़न का बेटा है साइरस और साइरस की गर्लफ्रेंड है एमी। तो एमी की शादी साइरस से होगी और फिर वो उसके पड़ोस में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सोच के वो घबराता है। देखो कुछ टाइम बाद एमी और ब्रिट जो है ये दोनों पहली बार एक साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं अकेले। कौन सी मूवी? द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन। और साइरस जो है यही इन दोनों को सिनेमा हॉल के पास छोड़ के जाता है और प्रॉमिस करता है कि जैसे ही मूवी खत्म होगी ये वापस से इन दोनों को लेने आ जाएगा। अब ब्रिट जो है इसका आधा ध्यान मूवी पे है और आधा ध्यान एमी पे है, ठीक है। और तभी देखो जैसे ही लाइट्स ऑन होती है वहाँ पे बच्चे बैठे हुए होते हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पे जो भी बैठे हैं वो ब्रिट को स्टेयर करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। और वहीं पे एक लिटिल बॉय होता है जो कि ब्रिट को देख के अपने फादर से पूछता है कि पापा वाई इज़ दिस अंकल सो स्मॉल, कि पापा ये जो अंकल है ये छोटे से क्यों है, ठीक है। और ये बात सुन के जो ब्रिट है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पे जो आर्ग्यूमेंट है, जो बहस है वो शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एमी जो है वो बीच में आ जाती है ब्रिट को बचाने के लिए। जो भी रूड कमेंट्स करते हैं वो अंकल यानी उस बच्चे के फादर, ठीक है, जो भी बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिट है वो भी बहुत गुस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में एमी आके उसको बचा लेती है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ब्रिट है इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसका फेवर ले, ठीक है, यानी कोई उसकी हेल्प करे, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, और ना ही इसे ये पसंद है कि कोई दूसरे इसके लिए स्टैंड ले, कोई दूसरे इसे डिफेंड करे, कोई दूसरे इसे रेस्क्यू करे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है क्योंकि यहाँ पे इसको कौन बचाने आई? एमी। तो जब मूवी देखने के बाद ये घर पहुंचता है तो देखता है कि सेरा जो है वो घर पर नहीं है, यानी इसकी मदर घर पे नहीं है। फिर ब्रिट को रियलाइज़ होता है कि सेरा जो है वो प्रिपेयर कर रही है ब्रिट को ताकि वो खुद अकेले रहना सीख जाए, इंडिपेंडेंट बनना सीख जाए। और फिर कुछ टाइम बाद ब्रिट जो है वो जेरी के साथ जाता है 3 दिन के ट्रिप पे। कहाँ जाता है? कोस्टल टाउन में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे पारसीज रहते हैं, ठीक है, पारसी लोग जो होते हैं वो रहते हैं। और वहाँ पे ये जाता है 3 दिन के लिए ट्रिप पे। और इस बार सेरा भी मना नहीं करती उसको कहीं भी जाने से, यानी ब्रिट की जो मदर है वो इस बार इसे आराम से जाने देती है। और ब्रिट जो है वो एक बर्ड की तरह फील कर रहा है, यानी एक फ्री बर्ड जो कहीं पे भी उड़ सके, ठीक है। तो इसको अब ऐसा लग रहा है कि ये अपने पिंजड़े से अब बाहर निकल चुका है।
तो अब जेरी और ब्रिट जो है ये दोनों एक साथ में है, लेकिन जेरी जो है ये बिल्कुल भी ब्रिट की तरह नहीं है। वो कभी भी मतलब ऑथर्स के बारे में, बुक्स के बारे में बातचीत नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे कि ब्रिट करता है दूसरों के साथ, क्योंकि उसको बुक्स पढ़ना पसंद है, उसको रुचि है इन सारी चीज़ों में, लेकिन जेरी को नहीं है। तो इसलिए ये दोनों किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। और इन दोनों के साथ इस ट्रिप पे जेरी की मदर भी है, राटी। तो एक दिन सुबह के टाइम ये तीनों घूमते घूमते बीच पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जेरी जो है वो ब्रिट को बेरी करता है सैंड के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर दबाता है उसको, क्योंकि वो लोग ऐसे ही खेल रहे हैं, ठीक है। और ब्रिट जो है इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तभी जो राती है वो कहती है डोंट टेक इट इल, यानी बुरा मत मानना, कि ये एक बहुत पुराना क्योर है। इट इज़ एन एज ओल्ड क्योर फॉर लिम्पी लेग्स, यानी जो पैर काम नहीं करते हैं उसके लिए ये क्योर बहुत फ़ायदेमंद है और ये बहुत पुराना है, ठीक है। तो वो अज्यूम करती है कि शायद ब्रिट को पोलियो हो रखा है और वो लोग फिर हंसने लग जाते हैं, यानी यहाँ पे ब्रिट जो है ये इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। फिर जब वो वापस घर जाता है तो सेरा तब तक आ चुकी होती है और उसको बताती है कि वो उसको बॉम्बे में छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि वो उसे टेस्ट कर रही थी कि क्या वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। और अगले दिन ब्रिट और साइरस जो है ये दोनों एमी के घर जाते हैं, क्योंकि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे एमी की मदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ब्रिट जो है वो वॉशरूम में जाता है और अचानक से वहाँ पे एमी आ जाती है। वाइल इन द बाथरूम बोथ एमी एंड ब्रिट कन्फेस देयर लव फॉर ईच अदर एंड एमी सेज दैट इट वाज लव एट फर्स्ट साइट फॉर हर। फिर एमी ने कहा कि ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार था, ठीक है। तो ब्रिट जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि वो कैसे उससे प्यार कर सकती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो बहुत अजीब है, वो बिल्कुल भी प्रॉपर शेप्ड नहीं है। फिर वो थोड़ी देर बाद एमी जो है वो उसकी गोदी में बैठ जाती है और इस बार ये लोग बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं हमेशा के अकॉर्डिंग। तो साइरस जो है वो आके चेक करता है, जब वो आता है तो इन दोनों को साथ में पाता है। उसके बाद एमी जो है वो ब्रिट को उसके घर छोड़ देती है। देखो जो ब्रिट है ये अपनी मदर को जब बताता है कि एमी उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और वो उसको कहती है कि यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी गर्लफ्रेंड, कि तुम कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाने वाले हो। नॉट एमी, नॉट फ्रेनी, नॉट हिलो, नॉट, यानी वो कहती है कि ना ही कोई एमी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, ना ही कोई फ्रेनी, ऐसे ही वो दो चार नाम ले लेती है और कहती है कि कोई भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, क्योंकि सेरा को बहुत अच्छे से मालूम है ये बात कि कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन। तो आखिरकार जाके इसका दिल टूट ही जाएगा। और ये सारी बातें सुन के जब ब्रिट कहता है कि लेट मी लव एमी, तो फिर वो सेरा को कहता है कि भले ही ये ठीक नहीं होगा कि मैं आपका सपोर्ट मांगूँ इस चीज़ में, लेकिन मुझे भी औरों की तरह रहना है, जैसे और लोग रहते हैं, चीज़ों को ऐसे फील करना है जैसे और सब फील करते हैं, यानी उसको भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। तो ये बात सुन के सेरा जो है वो इमोशनल हो जाती है और वो उसको जो भी करना है वो करने देती है। फिर उसके बाद एमी और ब्रिट जो है ये दोनों बीच पे जाते हैं वॉक करते करते, और जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है साइरस और रूबी से। और जैसे ही साइरस और ब्रिट आपस में बातें करते हैं तो साइरस उसे बताता है कि वो पहली बार में ही भाप गया था इस चीज़ को, आगे जाके कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड दिस इज़ वाई ही केप्ट पुशिंग देम टू स्पेंड टाइम अलोन एज इट वॉज अ टेस्ट विच दे अल्टीमेटली कुडेंट पास। तो इसलिए वो कहता है कि ये एक तरीके का टेस्ट था जिसमें कि ये दोनों ही फेल हो गए, ठीक है। एक तरीके से ट्रस्ट जो था वो टूट गया। और जब यहाँ से साइरस और रूबी चले जाते हैं देन एमी किसेस ब्रिट which creates quite a scene as people start talking about them which leaves Amy in tears, ठीक है। तो इन दोनों को देख के लोग जो है वो बातें बनाने लग जाते हैं और एमी जो है वो रोने लग जाती है। और इन दोनों को देख के लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद हर इनसाइड, वी कांट सी इट, दैट्स व्हाई शी हैज़ टू मैरी दिस क्रिपल, शी कांट फाइंड एनीवन एल्स। तो लोग इन दोनों को देख के बातें बनाने लग जाते हैं और फिर एमी के बारे में भी कहते हैं कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद हर इनसाइड, जो कि इसके अंदर कुछ गलत है और हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए शायद ये इस विकलांग से शादी करेगी। इस तरीके की बातें बनाने लग जाते हैं क्योंकि इसके अंदर खुद कमी है तो ये किसी अच्छे को नहीं ढूंढ सकते, इसलिए इसको ऐसे से ही शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की बातें लोग वहाँ करने लग जाते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद एमी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन ब्रिट के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था, तो उसने एमी को शांत करवाया। उसके बाद शाम को जब घर पे कोई भी नहीं था तो वो लोग ब्रिट के घर पे जाते हैं। तो वहाँ पे ब्रिट को रियलाइज़ होता है फॉर द फर्स्ट टाइम कि अभी तक सेरा ने उसके लेग्स नहीं देखे हैं, ठीक है। शी माइट गेट रिपल्स्ड एंड टर्न्ड ऑफ,
ही इंसिस्ट्स दैट दे मस्ट टर्न द लाइट्स ऑफ, यानी वो कहता है, वो इंसिस्ट करता है लाइट्स को ऑफ कर देने के लिए, यानी लाइट बंद कर देने के लिए। बट एमी डजंट अग्री एज शी अंडरस्टूड द रीज़न। शी मेक्स ब्रिट फील कंफर्टेबल, वो उसको कंफर्टेबल करती है लाइट में ही। एंड दे मेक लव इन द नेचुरल लाइट ऑफ द मून, ठीक है, यानी वो लोग लाइट ऑफ नहीं करते। और एक दिन जब ब्रिट अपनी नॉवल पे काम कर रहा होता है तो तभी जीरो अंदर आती है। जीरो कौन है? जो उसकी कज़न थी टीना, उसकी मदर, ठीक है। तो वो अंदर आती है एक बॉटल के साथ जिसके अंदर गंगा जल भरा हुआ होता है, और वो उसके घर में आती है और हर जगह पे छिड़कने लग जाती है ताकि उसका घर प्योर हो जाए, यानी शुद्ध हो जाए। तो जीरो जो है वो सेरा के अलमारी के ऊपर भी पानी छिड़कने के लिए, गंगा जल छिड़कने के लिए एक स्टूल लेके आती है और उस पर चढ़ के गंगा जल छिड़कने लग जाती है। और जैसे ही सेरा इस चीज़ को देखती है वो चौंक जाती है और उसको रोकने के लिए वो भी स्टूल पे चढ़ जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और तभी उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब चीज़ ब्रिट वहाँ से देख रहा होता है कि किस तरीके से उसकी मदर जो है वो मर चुकी है, उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। और उनके फ्यूनरल पे, यानी अपनी मदर के फ्यूनरल पे ये इस चीज़ को फील करता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि जो वल्चर्स हैं उसकी मदर को खा जाएंगे। अब इसकी मदर की मृत्यु के 1 महीने बाद ब्रिट की जो पहली नॉवल है वो पब्लिश होती है। और इस पब्लिशमेंट की खुशी में एमी और ब्रिट जो है ये दोनों सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, तो एमी उसको बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था साइरस के साथ, बहुत ज़्यादा ऑफुल था कि उसके ऊपर ट्रस्ट करना, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल अलग है, तुम समझ रहे हो ये बात। ये उसको बोलती है, यानी ब्रिट को ये चीज़ एमी बोलती है और वो कहती है कि मैं उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी और तुम्हारे साथ बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि इट वॉज ऑफुल नेवर बीइंग एबल टू ट्रस्ट हिम, बट इट्स डिफरेंट विद यू, इजंट इट? आई मीन आई नेवर एवर हैव टू वरी। यानी जिस तरीके से वो बोलती है उससे साफ जाहिर होता है कि वो उसके फिजिकल कंडीशन के बारे में बोल रही है, क्योंकि वो दिखने में जैसा है उसको देख के कोई भी लड़की उसके पास नहीं आएगी। तो ब्रिट उसके ऊपर चीट करे ये तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो एमी है वो कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल अलग है, तुम्हारे साथ रह के मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब मैं साइरस के साथ थी तो उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल था। तो उसकी कही गई ये बात ब्रिट को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर देती है। और क्योंकि इन लोगों ने शैम्पेन पी रखी है अभी, तो इनको थोड़ी सी चढ़ी हुई है, लेकिन ये दोनों अभी प्लेफुली आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, यानी ऐसे ही मजाक मजाक में बहस करते हैं। लेकिन ये जो बहस है दिस एंड अप फाइटिंग, ठीक है, लास्ट में इनकी लड़ाई हो जाती है एंड एमी स्टार्ट्स क्राइंग, और एमी रोने लग जाती है। और इसके 2 दिन बाद साइरस ब्रिट को इन्फॉर्म करता है कि साइरस की जॉब दिल्ली में लग चुकी है और वो वहाँ पे जल्दी ही शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ब्रिट जो है वो बैक करता है उसको कि वो ना जाए उसे छोड़ के, लेकिन साइरस कहता है कि उसने अपना दिमाग बना लिया है, उसने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ से चला जाएगा, दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा। तो वो चला जाता है। उसके बाद रूबी जो है वो इसके घर पर आती है और ये दोनों मिलकर केक बनाते हैं और इनका जो नया किचन होता है उसमें ये दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अब एमी की जो कहानी है वो ओवर हो चुकी है, यानी अब इसको एमी के साथ कुछ भी नहीं रखना, कोई रिलेशन नहीं रखना। लेकिन एमी जो है ये अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहती है, लेकिन ब्रिट जो है वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है नो एमी, आई हैव गॉट टू बी अलोन, आई हैव टू बी ऑस्टियो ब्रिट, यानी मुझे ऑस्टियो ब्रिट बनना ही पड़ेगा, मुझे अकेले रहना ही पड़ेगा, एंड नॉट माइंड। और वो कहता है कि इस चीज़ से उसको कोई भी तकलीफ नहीं है। वो कहता है कि आई हैव टू बी ऑस्टियो ब्रिट। ऑस्टियोब्रिट का क्या मतलब है? क्योंकि इसको जो डिसऑर्डर है, जो डिजीज़ है, उसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस ऑर्डर, तो इसको शॉर्ट में इसने बोला ऑस्टियोब्रिट, इसको बनना ही पड़ेगा। अब इन सब के बाद एमी जो है वो इसको छोड़ के चली जाती है। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि क्यों इसको उसके बिना रहना पड़ेगा, और फिर वो उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। और जब वो जाता है तो लिफ्ट में मिरर के सामने ये अपने आप को देखता है और वहाँ पे ये रियलाइज़ करता है कि कुछ चेंज हो चुका है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही लुक्स इनटू द मिरर, ये पहली बार उस मिरर में देखता है, एंड डजंट डिस्पाइज हिमसेल्फ, यानी ये मिरर में अपने आप को देखते हैं और ऐसा पहली बार हुआ कि मिरर में देखने के बाद इसने अपने आप से घृणा नहीं की। एंड हियर दिस नॉवल एंड्स विद ब्रिट थिंकिंग आई लाइक्ड द वे आई लुक्ड, यानी वो क्या सोचता है अपने आप को मिरर में देख के कि मैं जैसा भी दिखता हूँ मुझे अच्छा लगता है। दिस सिग्नल्स हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज डिसेबिलिटी। तो जो चीज़ ये सोचता है ये चीज़ हमें दिखाती है, ये एक सिग्नल है किस चीज़ का, एक्सेप्टेंस का, कि जो भी अपने आप में सोच रहा है अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, इन सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर चुका है कि वो जैसा भी दिखे, जैसा भी लोगों को लगे, पर कोई बात नहीं, ये जैसा भी दिखता है वैसा ही इसको पसंद है।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और ये जो नॉवल का टाइटल है ट्राइंग टू ग्रो, इसका मीनिंग भी आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ट्राइंग टू ग्रो, ठीक है, कि किस तरीके से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में मेंटालिटी के साथ, क्योंकि ये बॉडी वाइज डिसेबल है लेकिन अपने माइंड से, क्योंकि ये एक राइटर बने, ये एक एक्टर बने, तो किस तरीके से ही वॉज ट्राइंग टू ग्रो, इस चीज़ को इन्होंने इस नावल में मेंशन किया, अच्छे से डिस्क्राइब किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट था और हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Till we meet in the next video, keep learning.